तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है राजू नयन जी? हाँ, गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है सर, प्रॉपर तरीके से आ रही है सर। ऑडियो विजुअल सब सही है सर। बढ़िया। तो साथियों की अपने जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियों का आप निर्वहन करते हैं और ऐसी जिम्मेदारियों के निर्वहन करते समय आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती है, नीति नियम का पालन करना होता है। लेकिन आज एक बड़ी ही झकझोर देने वाली जो एक जानकारी आई, बहुत ही दुखद जानकारी, कि हमारे ही बैंक के जो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के दो साथी हैं। आपको मैं ये साझा करके दिखाता हूँ कि वहाँ से ये खबर आई है कि उत्तराखंड से दो जो साथी हैं, मतलब एक ब्रांच मैनेजर हैं और वो प्रधान खजांची हेड कैशियर हैं। तो उनके दुखद निधन की समाचार आई है कल। जो है ये घटना हुई है, आज हमारे साथी ने बताया। तो दिल को झकझोर देने वाली घटना है। मैं आपको दिखाता हूँ। असल में वो किसी प्रोग्राम में जो शिरकत करने के लिए गए थे, वहाँ से लौटते समय वो खाई में गिर गए और 400 मीटर खाई में गिर गए। तो ये घटना से मेरे को भी बहुत, मैं तो बहुत व्यथित हुआ और बहुत मुझे दुख लगा कि ऐसी घटना होती है। देखिए ठीक है, मृत्यु लिखा हुआ है, लेकिन इस तरह से किसी का जाना, ये देखिए ये खबर है कि एक हादसे में बैंक प्रबंधक और कैशियर की मौत हो गई। तो किसी साथी ने ये साझा किया कि इस तरह का जो हुआ है, मैं अभी दिखाता हूँ यहाँ पर। तो मुझे बहुत ही दुख लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा साझा कर दूं और उनके लिए प्रार्थना भी कर देंगे हम लोग कि ईश्वर उनको जो है अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो ये दुखद घटना है, ये उत्तराखंड की, और इसलिए आप लोगों के साथ जिक्र करना जरूरी था, क्योंकि मैं इन्हीं साथियों के लिए जो मीटअप के प्रोग्राम में अभी जो है दिसंबर, जो 9, 10, 11 जो दिसंबर था, उसमें मिलने जा रहा था। ये देखिए उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के डीडी हाट के शाखा प्रबंधक और कैशियर की सड़क हादसे में मौत हो गई। दोनों के 100-400 मीटर गहरी खाई में जो है मिले। अब ये दोनों जो शाखा प्रबंधक हैं रविकांत मेहता जी, और जो हेड कैशियर हैं जो त्रिवेणी माधव जी, ये 34 वर्ष के और ये मैनेजर देखिए 35 वर्ष के, है ना। जो शाखा प्रबंधक 35 साल के, कैशियर 34 साल के। तो ये बैंक के किसी कार्यक्रम में शायद अच्छा कार्य किए थे, तो उसके जो पुरस्कार, जो सम्मान समारोह होता है, वहाँ गए थे। लेकिन रात 10:30 बजे वो पिथौरागढ़ से रवाना हुए, लेकिन डीडी हाट नहीं पहुंचे। अब जब अगले दिन ब्रांच नहीं खोला, क्योंकि चाबी वगैरह इन्हीं के पास रहता है, तो सर्विलांस लगाया गया और अंतिम लोकेशन उनको मिला हचीला के पास, जहां खोजबीन के बाद इनकी गाड़ी जो है बहुत ही बुरी स्थिति में मिला। यहाँ पर लिखा है बैंक खोलने की जिम्मेदारी पड़ी जान पर भारी। मतलब किसी कार्यक्रम के लिए गए थे, शायद वहाँ रात रुक जाते, सुबह आते तो ये हादसा टल जाता, ऐसा कहने की बात है। और ये दो एक ही शाखा के प्रबंधक और कैशियर की मौत हो गई। ग्रामीण बैंक में ये दो ही जो लोग रहते हैं, और पता नहीं कैसे हुआ, भगवान ने क्या चाहा क्या किया। तो अब देखिए इतनी गहरी खाई में गिर गए। मैं आपको ये संदेश देखिए इन साथी ने भेजा है कि दोनों साथियों का स्वर्गवास हो गया। तो हम भी प्रार्थना करेंगे भगवान उनकी आत्मा को जो है शांति प्रदान करे, उनके घर के जो भी लोग हैं उनको साहस दे। ये देखिए ये हादसा, है ना, ये टाटा की कोई नेक्सॉन गाड़ी था। और अब सोचिए इतने पहाड़ी में ये गिरे हैं होंगे यहाँ पर, कि वहाँ देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। रात के हादसा हुआ होगा, क्योंकि 10:30 बजे के बाद उनका जो है पता नहीं था। तो उसके बाद ये सुबह या 11-12 बजे जो है उनको देखे होंगे। और ये गाड़ी का स्थिति देखिए किस तरह से, कितना बार वो पलटी खाया होगा, कहाँ गिरे होंगे, किस तरीके से ये है। तो ये जो हेड कैशियर हैं देखिए, ये हैं जो त्रिवेणी माधव जी हैं। मतलब इतना दुख लगता है जीवन में कि बताइए क्या उम्र था अभी, है ना। अभी सोचिए अपना रूह कांप जाता है कि कैसे करके हम लोग करें। तो ये सभी जो साथी हैं देखो, हमारे साथ ही पढ़े हुए साथी होंगे,
यही साथी सब जो हैं बहुत शोकाकुल हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके परिवार को साहस दे, उनको श्री चरणों में स्थान दे। और जब अपने साथ कोई जीवन में आके इस तरह से चला जाता है तो फिर कितना दुख होता है, सोचिए। और पूरे जो हम लोग तो काफ़ी इतना समाज कल्याण में काम करते रहते हैं, हमारे में से कोई साथी जब गुजर जाता है तो और कितना हमको जो है खराब लगता है। तो आप सभी से भी मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि हम लोग जो हैं इनके लिए 1 मिनट का मौन रख लेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ठीक है, जन्म दिया है भगवान तो मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन भगवान ने जब उन्हें बुलाया है अपने पास तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनको श्री चरणों में स्थान दे। उनके उनके आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और उनके घर वालों को साहस मिले इस दुख की घड़ी में। सच्ची श्रद्धा समन समर्पित करने के लिए मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि 1 मिनट का हम लोग मौन रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बहुत दुख लगता है जब हमारे साथ जुड़े हुए लोग या कोई भी धरती से चला जाता है तो लगता है, लेकिन जो साथ का हो, हमारे तरह का व्यक्ति हो, तो फिर काफ़ी आप हमें जो है बहुत पीड़ा होती है। और ऐसे समय में जो है हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि भगवान उनके परिवार को साहस दे, शक्ति दे कि इस दुख की घड़ी को वो संभाल पाएं और उनके जो अंतिम संस्कार है, उनका जो क्रियाक्रम है, उनको ठीक से कर पाएंगे, उनके आत्मा की शांति के लिए जो विधि विधान है उसको ठीक कर पाएंगे। क्योंकि अत्यंत दुख भरी घड़ी में हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम ही को ईश्वर ने किसी न किसी रूप में यहाँ पर जन्म दिया और कैसे हादसे में हो। तो सबसे बड़ा दुख यही लगता है कि अगर जीवन जी यहाँ से चले जाते हैं तो ठीक लगता है, लेकिन इस तरह अनायास चले जाना तो फिर जो है हम लोग का धैर्य नहीं रह पाता, संतुलन नहीं रह पाता, हम लोग हार जाते हैं। सब जानते हुए कि ये कड़वी सच्चाई है कि जन्म है तो मृत्यु भी है, लेकिन फिर भी हम तो इंसान है ना, इसी मिट्टी से बने हैं, नियमों के अधीन है। शरीर तो एकमात्र साधन है दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के लिए। अब इतना जो है अभी जो वहां पर हैं उन लोग सब ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हमें जो है मन से हम लोग प्रार्थना किए हैं कि भगवान उनको सर्वोच्च स्थान देंगे और उन्हें बैकुंठ धाम में अपने सिर चरणों में स्थान देंगे। तो आप सभी से भी निवेदन है कि आप लोग अपना ढेर सारा ध्यान रखेंगे। और बहुत सारे ऐसे जब समाचार आते हैं तो हम हमारे अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। तो ऐसे समय में हमें क्या कर सकते हैं, हम लोग ना प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। क्योंकि देखिए, हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, है ना। तो जब भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता तो कहीं ना कहीं वो हमारी रक्षा कर सकता है। इसके लिए हमें बहुत सारे जीवन जीना पड़ता है, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन और व्यवसायिक जीवन। तो एक आध्यात्म से भी जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखे होंगे कई बार कि भगवान ने बचा लिया, है ना। कई बार आपको कहीं जाना होता है और कोई कोई बाधाएं आने लगती हैं, आपको रोका जाता है, तो आपको ऐसे चीज़ों को होने भी देना चाहिए। तो हम सभी जानते हुए दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु है, लेकिन इस तरह मृत्यु होने से बहुत पीड़ा पहुंचती है, दुख पहुंचता है।
तो ऐसे हादसे से आप भी सतर्क रहें और जो भी बेस्ट हो सकता है, जो भी आपके प्रिकॉशंस हो सकते हैं, उनको आप लेने की कोशिश करेंगे। हमारा जीवन में सबसे प्राइम जो महत्वपूर्ण है शरीर है। शरीर से बड़ा कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण है समय और तीसरा महत्वपूर्ण है ज्ञान कौशल। तो शरीर, ऊर्जा और ज्ञान कौशल आपके अंदर, इनको सामंजस्य बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर और समय अगर सही है और ज्ञान कौशल है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो चलिए, हमने मन से प्रार्थना किया है, भगवान अभी सब संभाल लेंगे, क्योंकि ये धरती पर जब भी ऐसी विपत्ति आती है तो भगवान जो है उनके परिवार वालों को कहीं ना कहीं से साहस देते हैं और उस साथ रहते हैं और हम लोग को जो है मार्गदर्शन देते हैं। तो आज हम लोग ये सेशन करेंगे, थोड़ा सा दुखी मन से सेशन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, क्योंकि कर्म करने के लिए हम लोग इस धरती पर आए हैं, तो हम अपना थोड़ा सा कर्म कर लेते हैं। बिजनेस फिगर चर्चा करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो साथी जिनका एग्जामिनेशन अभी 10 या 11 दिसंबर को है, उन साथियों के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी जो आईबीपीएस का ट्रेंड है नेशनलाइज बैंकों के लिए, वो पूरी तरह से बदला हुआ है। जनरल बैंकिंग 10 से 25% का ही जनरल बैंकिंग आएगा। अगर 100 सवाल आपके प्रमोशन एग्जाम में हैं तो केवल 20 सवाल जनरल बैंकिंग के होंगे, बाकी 80 सवाल इंटरनल बैंकिंग में होंगे। और इंटरनल बैंकिंग के अनेक आयाम हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंटरनल बैंकिंग में से सवाल पूछे जाते हैं, उनमें से मैं 5 या 6 कैटेगरी आपको बता दे रहा हूँ। 5 या 6 कैटेगरी जिनमें से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। पहला है बिजनेस फिगर, क्योंकि एक एस्पिरेंट जो बड़े पद को प्रमोशन लेने के लिए तैयार हो रहा है, मैनेजमेंट या आईबीपीएस की अपेक्षा रहती है कि वो अपने बैंक को अंदर से अच्छे से जाने कि बैंक की अच्छाई क्या है, बैंक की स्ट्रेंथ क्या है, बैंक की वीकनेस क्या है, बैंक की अपॉर्चुनिटी क्या है, बैंक के थ्रेट्स क्या हैं, बैंक पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में कहाँ पर स्थिर है, कहाँ पर उस रखता है अपने आप को, अपना स्थान सुनिश्चित करता है, ये जानने की कोशिश जो है एक एस्पिरेंट के पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जिस बैंक को आप नए ऊंचाई पर पहुंचाना चाह रहे हैं, तो अपेक्षा ये रहेगी कि जिस ऊंचाई पर है उसको जाने, इसीलिए ये बिजनेस फिगर है। तो पहला बिजनेस फिगर। दूसरा महत्वपूर्ण है एचआर पॉलिसी। तीसरा महत्वपूर्ण है क्रेडिट पॉलिसी। चौथा महत्वपूर्ण है ऑडिट एंड इंस्पेक्शन पॉलिसी। पांचवा महत्वपूर्ण है एनपीए एंड क्रेडिट मॉनिटरिंग पॉलिसी। और छठा अभी जो नया एडिशन हो रहा है अभी जैसा, तो वह है एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो ये 6 तरह की पॉलिसी जिनमें ज्यादा सवाल आते हैं, और एक भाग जिससे रिटेल एसेट्स हैं, आपके प्रोडक्ट्स हैं, लोन के प्रोडक्ट्स हैं, तो उनमें से सवाल पूछे जाते हैं। और एसेट साइड जो है ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, लायबिलिटी साइड कम सवाल पूछे जाते हैं। तो एसेट मतलब जैसे सारे लोन स्कीम्स, इनमें से पॉपुलर सीरीज के लोन स्कीम, और डिपॉजिट डिपॉजिट सर्विसेज जो आपके बैंक में थोड़े पॉपुलर सीरीज के डिपॉजिट एसेट्स डिपॉजिट प्रोडक्ट हों। और अगला जो भाग है कस्टमर ग्रीवेंसेस पॉलिसी आपके बैंक का। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान देनी है और पॉलिसी पे हमको पढ़ना है। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का बिजनेस फिगर सितंबर 2022। नेशनलाइज बैंकों में ये देखा गया है कि ताजा बिजनेस फिगर भी पूछ लेता है, ताजा बिजनेस फिगर, लेकिन ग्रामीण बैंक के स्थिति में केवल मार्च, जो पिछला मार्च है उसी का ही बिजनेस फिगर पूछेगा। ताजा बिजनेस फिगर नहीं पूछा जाता है, नहीं देखा गया। लेकिन नेशनलाइज बैंकों में जैसे सितंबर का भी गुजरा है तो सितंबर का पूछ सकता है, और मार्च का भी पूछ सकता है। तो मार्च से लेके इस फाइनेंशियल ईयर में जितने फिगर आए हैं, उनमें से ताजा जो होगा उसके पूछे जाने की संभावना रहती है, या मार्च के पूछे जाने की संभावना रहती है। तो अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो एक बहुत बड़ा बैंक जो 2 बैंकों को मर्ज करके एक बड़ा बैंक बनाया गया है ना लोकेश जी। दो बैंकों को मर्ज किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में। कौन कौन सा बैंक है? एक विजया बैंक, और कौन सा बैंक है? देना बैंक। देना बैंक। और उसके पहले एक बैंक और मर्ज हुआ था 1 साल पहले उससे। ये नहीं, दोनों 1 साल पहले कोई नहीं, बैंक हो ना? यही 2 है ना? अच्छा, यस। ये 2 बैंक जो है विजया बैंक और देना बैंक मर्ज हुआ। और ये दोनों बैंक मर्ज होने के बाद का जो बिजनेस फिगर है, ये 30 सितंबर 2022 का बिजनेस फिगर देखिए। जब भी हम बिजनेस फिगर को देखते हैं तो 2 तरह से देखिए। एक तो ग्लोबल डिपॉजिट, तो ग्लोबल डिपॉजिट है 10,90,172 करोड़।
10,90,172 करोड़ का लोगों का डिपॉजिट है। कमाल है जी लोकेश जी, क्या काम करते हैं। 10,90,172 मतलब 11 लाख करोड़ रुपए जो है लोगों का डिपॉजिट है, जिनमें से 8,73,496 करोड़ जो है आपने एडवांस दिया है। बैंक का जो मूलभूत काम है पब्लिक से डिपॉजिट लेना और उसी पब्लिक को, जरूरतमंद लोगों को लोन के रूप में देना। तो आपने 11 लाख जमा लिया है और लगभग 9 लाख रुपए दिया है। तो आपका CD रेशियो अगर देखेंगे तो 90% है। कितना है राजू नयन जी? 90% CD रेशियो है इनका, है ना? 90% सर। तो ये मोटा मोटी एग्जैक्ट कैलकुलेटर से आप लोग निकाल सकते हैं। तो CD रेशियो जो है इनका बहुत जबरदस्त है। अगर NPA इनका कंट्रोल में होगा तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा। आगे सिलसिलेवार देखेंगे। तो इस पूरे स्क्रीन में से दो फिगर आप याद रखिए। 30 सितंबर 2022 को आपका ग्लोबल डिपॉजिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके इंटरनेशनल में भी ब्रांचेस हैं, इंटरनेशनल ब्रांचेस हैं, तो वहाँ के जो डिपॉजिट हैं और डोमेस्टिक डिपॉजिट को जोड़ के ग्लोबल डिपॉजिट होता है। तो ग्लोबल डिपॉजिट 10,90,172 करोड़ है और ग्लोबल एडवांसेस है 8,73,496 करोड़। अब टोटल जो बिजनेस है अगर बोलेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल बिजनेस होगा। टोटल बिजनेस कितना होगा? लगभग आपका 19,63,600 करोड़ का बिजनेस है। 19,63,000 मतलब 20 लाख करोड़ मान लें, 20 लाख करोड़ के आसपास। तो अभी क्या हो रहा है, प्रमोशन एग्जाम में ऐसा पूछा जा रहा है कि आपका बिजनेस जो है 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ कितना है, इस रेंज में पूछा जा रहा है। तो आपका पूछेगा बिजनेस कितना है, 20 लाख करोड़ मतलब 15 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़, क्या इस तरह के रेंज में पूछा जा रहा है फिगर को। तो हमारा ग्लोबल डिपॉजिट है 10,90,000 और ग्लोबल एडवांस है 8,73,496 करोड़। तो टोटल मिला के हम लोग का 19,63,600 करोड़ का हमारा बिजनेस है। अब हम बात करते सर हैं। ये रिटेल एडवांस तो समझ रहे हैं सर, ये उसके पहले वाला स्लाइड सर। हाँ, ये डोमेस्टिक ग्रॉस एडवांसेस क्या है सर? डोमेस्टिक ग्रॉस एडवांसेस क्या है, इनकी दो जगह ब्रांचेस हैं, एक तो इंटरनेशनल में ब्रांच है और देश में ब्रांच है। तो ये जो डोमेस्टिक ग्रॉस एडवांस है, देश की जितनी शाखाएं हैं मिलके जो लोन दे रहे हैं उसको डोमेस्टिक ग्रॉस एडवांसेस बोलते हैं। और इंटरनेशनल एडवांसेस जो है वो जो विदेश की शाखाओं द्वारा जो दिया गया है एडवांसेस वो है। दोनों को मिला के जब जोड़ेंगे तो ये ग्रॉस एडवांस होगा और वो होगा आपका 8,73,496। और रिटेल एडवांस ऐसे होते हैं जो अभी मैंने बताया। रिटेल एडवांसेस में क्या होता है, अगर एक्सपोजर 7.5 करोड़ तक है तो रिटेल में आता है, 7.5 करोड़ से ज्यादा के एक्सपोजर है तो वो कॉर्पोरेट में आता है। तो रिटेल एडवांसेस है। तो यहाँ पर यहाँ पर जो है आपको याद रखना है कि ग्लोबल एडवांसेस 8,73,496 और ग्लोबल डिपॉजिट 10,90,172। तो बैंक का दो कोर काम है। पब्लिक का डिपॉजिट है लगभग 11 लाख करोड़, आपने लोन दिया 9 लाख करोड़, तो दोनों मिला के 20 लाख करोड़। याद रखने की स्थिति में के लिए ये अच्छा है। अब बात करते हैं, जब इतना करोड़ का हम व्यापार करते हैं, लगभग 10,90,000 करोड़ जो है डिपॉजिट है, 8,73,000 करोड़ जो है एडवांसेस है, मतलब टोटल हम 19,63,000 करोड़ का जब व्यापार करते हैं या 20 लाख करोड़ का व्यापार करते हैं तो हमारा इनकम कितना है इस हाफ ईयर के लिए, मतलब इस क्वार्टर के लिए अगर देखेंगे तो 3,313 का नेट प्रॉफिट है। ये सिर्फ क्वार्टर का है। यहाँ पर जो दिख रहा है Q2 मतलब सितंबर क्वार्टर, 3 महीने का। तो 3 महीने का है ये Q2 फाइनेंशियल ईयर 23 क्वार्टर का है। 3,313 का प्रॉफिट है। और अभी आपको ईयरली भी दिखाऊंगा, लेकिन ये क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है 3,313 रुपए 13 करोड़। अगर नेट इंटरेस्ट है एक क्वार्टर में 10,174 करोड़ का आपका नेट इंटरेस्ट इनकम है, और फी बेस इनकम जो है 1,515 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,031, लेकिन प्रॉफिट और जो प्रोविजन करने के बाद ये 3,313 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अब इस ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 5.31 है। 5.31 मतलब इनका ग्रॉस एनपीए जो रेशियो है बहुत अच्छा है। 5.31% तो कमाल का है जी, क्योंकि इनका देखिए पोर्टफोलियो लोन का बहुत ज़्यादा है। 8,73,496 करोड़ का पोर्टफोलियो है और उसमें 5.31% ग्रॉस एनपीए बहुत अच्छा माना जाता है। ग्रॉस एनपीए 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नेट एनपीए 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
तो इनका ग्रॉस एनपीए 5.31% है, मतलब इनका नेट एनपीए लगभग 1 से 1.5% के बीच में होगा, क्योंकि ग्रॉस एनपीए के बाद प्रोविजन घटा देंगे तो नेट एनपीए आता है, और इतना बड़ा बैंक है, प्रोविजन तो जबरदस्त किया होगा, आगे देखेंगे। कैपिटल एडुकेसी रेशियो ये कितना होना चाहिए? हाँ जी लोकेश जी, कैपिटल एडुकेसी रेशियो, कैपिटल एडुकेसी रेशियो कितना होना चाहिए अभी जैसे बेसल 3 के अनुसार? 11.5 है सर। 11.5 होना चाहिए, लेकिन आपका देखिए एकदम जबरदस्त है ना, 15.25%। मतलब आपके पास कैपिटल है, आपके पास रिस्क लेने की क्षमता है, 15.25% जो है आपका रिस्क जो लेने की क्षमता है, जिसका स्टैंडर्ड है 11.50 कैपिटल एडुकेसी रेशियो। मतलब जो भी हम काम करते हैं बैंक में उसका रिस्क होता है, और उस रिस्क के लिए हमारे अंदर पूंजी होना चाहिए, और वो पूंजी का स्टैंडर्ड 11.50% होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। लेकिन आप उससे कम होगा तो पीसीए लगने की आशंका रहती है, लेकिन आपका कैपिटल उससे बहुत आगे है। अब बात करते हैं कासा परसेंटेज। कासा परसेंटेज बैंक का एक ऐसा हिस्सा है जहां से हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी को, एक कस्टमर बेस को मजबूत कर सकते हैं, और बहुत सारे बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। एक हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं, एक प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो कासा परसेंटेज देखिए आपका मार्च 20 में कासा परसेंटेज था 39%, मार्च 21 में 42.87%, और मार्च 22 में कमाल कर दिया आपने तो, है ना लोकेश जी, 44.24%। मतलब आप देखिए ग्राहकों के लिए एक चुनिंदा, यही दिखता है कि आप ग्राहकों के लिए पसंद आ रहे हो, आपके इनोवेटिव को जो है, आपके इनिशिएटिव्स को जो है ग्राहक पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे जुड़ रहे हैं। ये कासा ऐसे हैं जो एकदम रिटेल कस्टमर है, जिन जो आपसे रोज आना चाहते हैं, रोज ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। तो इसमें बढ़ोतरी हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये रिकमेंडेशन हो रहा होगा ग्राहकों से, आपका जो वैल्यू एडेड सर्विस विस्तार हो रहा है, क्योंकि कासा आपका बढ़ रहा है 44.24%। राजू नयन जी कितना है? 44%। इनका डिपॉजिट कितना है? इनका डिपॉजिट है 10,90,000। 10,90,000। 10,90,000 मतलब 11 लाख। तो 11 लाख में 44%, सोचो 4,40,000 करोड़ कासा है, वाह, है ना। 4,40,000 करोड़ बहुत बड़ा होता है। 35% से ज्यादा कासा होता है, उसको बेस्ट माना जाता है इंडस्ट्री में। क्यों बेस्ट माना जाता है? क्योंकि भाई हम अभी तो इंटरेस्ट रेट भी कम है ना, डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट भी कम है, तो और लैंडिंग रेट थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए स्प्रेड मार्जिन है। तो आप कासा परसेंटेज 44.24% है। अब नेट प्रॉफिट अगर साल भर का बात करें, जैसे कि हम पिछला स्लाइड में देखिए हम बात किए थे नेट प्रॉफिट, ये है क्वार्टर का, ये है क्वार्टर का। लेकिन यहाँ पर पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2022 की साल भर का ये प्रॉफिट है। तो आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 20 में प्रॉफिट कितना है? 546 करोड़। ठीक है राजन जी, देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 20 में, मतलब जब 31 मार्च 2020 को जब ये एंड हुआ, मार्च क्लोजिंग हुआ, तो 546 करोड़ का साल भर का प्रॉफिट। फिर फाइनेंशियल ईयर 21 में 829 करोड़ का प्रॉफिट। क्यों बताओ? बहुत सारे प्रोविजन करे होंगे, है ना। ये कोविड वगैरह एक खराब सिचुएशन आया था ना इंडस्ट्री में, ये दोनों साल में आया था। लेकिन जब रिस्ट्रिक्शन और ये सारी चीजें, लॉकडाउन वगैरह और सारी चीजें हटी, तब ये देखिए अब ये स्थिति कैसा है, 7,772, 7,272, है ना। कमाल का है ये, 7,272 क्या प्रॉफिट में जंप किया आपने। तो ये आपके कार्य कुशलता को दिखाता है, आपके प्रबंध तंत्र की जो नीति है उसका अनुपालन को दिखाता है, आप लोग के मेहनत को दिखाता है कि आपने बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को कहाँ से कहाँ कितना गुना बढ़ा दिया, बताइए तो। 100 गुना बढ़ा दिया आपने। कितना? 100 गुना बना दिया। 700 करोड़ का प्रॉफिट साल भर में कमाते थे, 7,000 करोड़ कर दिए। इनको तो दुबई में जाके पार्टी देना चाहिए, लोकेश जी को बोलना चाहिए चलो भाई, कितने लोग हैं? 20 लोग पढ़ रहे हैं, सब आइए दुबई के बुर्ज अल अरब, बुर्ज अल अरब के 250 माले के फ्लोर पे, टेरेस पे हम लोग चाय पियेंगे, है ना लोकेश जी, है ना। और वहाँ के एक कप चाय की कीमत कितनी है? कितनी है राजू नयन जी? बुर्ज अल अरब जो है ना, आइडिया नहीं है सर, आइडिया आइडिया नहीं है सर। 7 समंदर पार एक होटल है, बुर्ज अल अरब, समंदर के अंदर एक होटल है ना। उस होटल में मैं गया था, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग को एंट्री सब चीज़ प्रोवाइडेड था, बट कोई भी चीज़ वापरने का हमको चार्ज देना पड़ता था, कोई भी यूज़ करो तो।
तो हमने चाय की कीमत पूछे वहां पर उस माले के उस पर्टिकुलर उस पे, तो वहां उसकी कीमत थी 50,000 इंडियन करेंसी में, एक चाय की कीमत। तो हमने कहा ठीक बात है, अभी अभी हम देख लेते हैं, फिर चाय का फोटो भी खींचने नहीं देता है, मतलब समझ लो, है ना। तो ये है नेट प्रॉफिट 7,272 करोड़। यहाँ पर आपको याद रखना है साल भर का प्रॉफिट 7,272 करोड़ नेट प्रॉफिट। और अभी क्या है, अगर नेशनलाइज बैंक में याद रखना होता है आपको, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पूछता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना, ये है 3.30%, 3.03%। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक ऐसा मार्जिन है जिसमें हम, बैंकों का दो मुख्य काम है, जमा लेना, लोन देना। तो जमा में जो हमारा इंटरेस्ट जा रहा है और लोन में से जो इंटरेस्ट आ रहा है, दोनों के डिफरेंस में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसको बोलते हैं स्प्रेड रेट, 3.03 नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो अर्न हो रहा है परसेंटेज वाइज और कॉस्ट ऑफ जो डिपॉजिट है, दोनों का जो डिफरेंस है 3.03, तो ये हो गया 3.03 आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और रिटर्न ऑन एसेट, मतलब जो एसेट हमने लगाया है वो कितना रिटर्न दे रहा है, 0.60 रिटर्न दे रहा है। मतलब जो एसेट हम लगाए हैं वो 1% के बराबर जो है रिटर्न दे रहा है साल भर में, है ना। तो अभी हम चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड पर ये देखिए, अब फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से इनका जो 7,272 करोड़ का प्रॉफिट आया, उसके फाइनेंशियल ईयर के आधार पर ये हम देख रहे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर में आप जो 10,90,000 जो करोड़ का डिपॉजिट है और 8,73,496 करोड़ का एडवांसेस है, इनमें आपका नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 32,622, जो नेट इंटरेस्ट इनकम है 32,622 करोड़। फी इनकम है 6,409 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 22,309 करोड़। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9,387 करोड़। नेट प्रॉफिट 7,272 करोड़, मतलब जो 2,000 करोड़ के आसपास जो है ये टैक्स चला जाता है ना। और आपका जो ग्रॉस एनपीए मार्च में था 6.61%, और अभी है 5% हो गया। अभी कितना ग्रॉस हो गया आपका, 5.31% हो गया सितंबर में, लेकिन मार्च में था वो 6.61% था, और सितंबर में आपका एनपीए 5.31% हो गया। मार्च में जो सीआरएआर था 15.84 था, और अभी सितंबर में जो सीआरएआर था वो कितना हो गया, 15.25 हो गया। तो आपका ये आपको 15.84 या 15.25 के आसपास याद रखना पड़ेगा। उनमें से जो भी आएगा आप उसको टिक लगा पाएंगे। अब आता है, जैसे ये वाला हिस्सा भी आपको नेशनलाइज बैंकों में याद रखना होता है, ये होता है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट एक ऐसा परसेंटेज है जिसमें जितना पब्लिक ने आपके बैंक में डिपॉजिट दिया है, उस डिपॉजिट पे आपका खर्चा कितना आ रहा है। तो डिपॉजिट पे खर्चा क्या है राजू नयन जी? जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं सर कस्टमर को, ठीक है, वही डिपॉजिट पे खर्च है सर। तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है 3.53%, 3.53%। ये कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है इंटरनेशनल पे, और ये डोमेस्टिक पे जो है ये 3.85% है। तो 3.85% डोमेस्टिक पर है। तो ये कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है। और नीचे जो हिस्सा है ये सबसे नीचे है, ये इंटरनेशनल पे है, और बीच वाला हिस्सा जो है ये ग्लोबल। मतलब इसको अगर एग्जामिनेशन में सवाल पूछेगा तो आपको 3.53 याद रखना पड़ेगा। ऐसा उसमें नहीं पूछता कि डोमेस्टिक में कितना है, इंटरनेशनल में कितना है, वो ग्लोबली ही पूछेगा। तो ग्लोबली क्या है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, 3.53%, 3.53 ग्लोबल आपका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है। अब आता है यील्ड ऑन एडवांस। यील्ड ऑन एडवांस ये है कि जितने भी एडवांसेस हैं सबको मिला के हम क्या यील्ड पा रहे हैं। तो यील्ड ऑन एडवांसेस में आपका 6.81% है। इसका मतलब क्या हुआ राजू जी, कि किसी को हम इसका क्या, बोलिए। जैसे सर लोन का प्रकार है सर, अगर कोई लोन अगर हम किसी को 7% पे दिए हैं, कोई लोन 12% पे है सर, कोई पर्सनल लोन 13% पे है, तो एवरेज जो उसका परसेंटेज है सर, जो हम प्राप्त कर रहे हैं कस्टमर से सारे लोन को मिला करके, वो परसेंटेज ही सर वो यील्ड ऑन एडवांसेस कहा जाता है। तो अगर ग्लोबली बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो वो परसेंटेज कितना है, 6.81% है। ठीक है,
बीच वाला लाइन ग्लोबल है, पहला वाला लाइन डोमेस्टिक है और नीचे वाला लाइन इंटरनेशनल है। तो पहला वाला याद रखने की जरूरत नहीं, नीचे वाला याद रखने की जरूरत नहीं। विदेश में जो लोन है वो कम ब्याज पर मिलता है, बराबर राजू जी? विदेश में 4% मैक्सिमम लोन, और इंडिया में 11% 12%। तो विदेश में जो है कम रेट पर मिलता है, इसलिए देखो इनका यील्ड ऑन एडवांसेस विदेश में 2.62% है और इंडिया में 7.5755% है। तो ग्लोबली क्या होगा, ये 6.81%। मतलब आप ये मान के चलो 7% के आसपास इनको जो है इनकम हो रहा है केसीसी के बराबर, ठीक है, क्योंकि ये सारा एडवांसेस को मिला के होता है। अब आते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन वही है कि जो मैंने बताया कि जो इंटरेस्ट यील्ड ऑन एडवांसेस और जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट के बीच का डिफरेंस होता है, इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का जो मार्जिन होता है 3.08%। आपको याद रखना है ग्लोबल 3.08%। चलिए अब बात करते हैं सब जो याद रखना है आपको, एनपीए। एनपीए याद रखना है कि एनपीए लेवल क्या था। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि मार्च में इनका ग्रॉस एनपीए था 6.61%। कितना था? 6.61% ग्रॉस एनपीए था और नेट एनपीए 1.72%। वाह, ये भी कमाल का है। इसकी भी पार्टी ले सकते हैं, किसी ढाबा वाबा में ले लो, एनपीए इनका कम है ना। तो नेट एनपीए इनका कम है, तो इनसे ना कभी मुलाकात करेंगे, इनसे पार्टी ले लेंगे। 1.72% इनका नेट एनपीए मार्च में, और ग्रॉस एनपीए 6.61%। तो ग्रॉस एनपीए 6.61% और नेट एनपीए 1.72%। वाह, क्या बढ़िया स्टैंडर्ड है यार। 8,73,496 करोड़ के एडवांसेस में केवल 6.61% ग्रॉस एनपीए और 1.72% ये नेट एनपीए। और इनका प्रोविजन कवरेज रेशियो देखो कितना है, प्रोविजन कवरेज रेशियो, है ना राजू जी? पढ़िए कितना है प्रोविजन कवरेज रेशियो। इनका है 88.71%। कितना है? 88.71%। सर और कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए बैंक का, जिसको अच्छा माना जाता है? 11.5 होना चाहिए सर। नहीं नहीं नहीं, 70% से कम नहीं होना चाहिए प्रोविजन। 70% से कम नहीं होना चाहिए प्रोविजन, ठीक है। आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो 70% से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप सोचिए आपके इतने खाते जो हैं वो एनपीए हैं, तो आप उनके लिए कितना प्रोविजन किए हो, वो कवरेज कितना कितना खराब लोन जो डूब जा रहा है उसका, उसके लिए आपने कितना प्रोविजन करके रखा है, वो कवरेज 70% से कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ 90% के आसपास है, इसलिए बहुत अच्छा है इनका मार्च का। 70% नंबर ऑफ अकाउंट सर या अमाउंट? अमाउंट सर अमाउंट 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 पे 100 रुपये अगर एनपीए है तो कम से कम 70 रुपया आप अपना यहीं अदर लाइबिलिटी में क्रेडिट करके रख दो, है ना, कम से कम 70। इन्होंने तो 90 रुपये रख दिया, 10 रुपये तो कमा के रख ही देंगे, ठीक है। इन्होंने कई, आपने देखा होगा एक बैंक का, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का हम पढ़ाई कर रहे थे, तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने क्या है 100% प्रोविजन कर दिया। हेलो राजू जी, उनके बैलेंस शीट पढ़ा रहे थे ना? हाँ सर, हाँ सर। तो उन्होंने क्या, 100%। 100 रुपये ग्रॉस एनपीए था तो 100 रुपये पूरा प्रोविजन कर दिया, उनका एनपीए नील। गजब है ना। तो यहाँ पर यही है कि अगर मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में देखिए 6% ये ग्रॉस एनपीए है, तो इन्होंने प्रोविजन किया 90% प्रोविजन कर दिया, तो 90% प्रोविजन किया तो ये बाकी बच गया 1.72%, ठीक है। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो इनका 88.71% है मार्च की स्थिति पर, मार्च 22 पर। तो आपको याद रखना होगा ग्रॉस एनपीए अगर फाइनेंशियल ईयर 22 में कहें 31 मार्च 2022 को, तो 6.61% है, जो बहुत अच्छा माना जाएगा। और नेट एनपीए तो कमाल का है, मतलब 3% से अगर कम एनपीए हुआ नेट एनपीए, तो फिर तो पूछो ही मत, अरे मजे बढ़िया, एकदम जबरदस्त है, मतलब शानदार काम कहा जाएगा उसको। तो इसके पीछे इनका राज क्या मालूम, ये इनका मालूम, इनका बराबर सिस्टम है इनका बैंक ऑफ बड़ौदा में। लोन सैंक्शन करने वाले अलग हैं, सिस्टम बना हुआ है ना। वो स्किल्ड लोग रहते हैं, उन लोग क्वालिटी एसेस करते हैं, ये दिखाता है कि आप कितने अच्छे से लोन कर पाते हैं। अब अगर सब्सिडरी की बात करें तो सब्सिडरी का आपको जो है परफॉर्मेंस नहीं पूछा जाता है,
लेकिन सब्सिडरी का नाम वगैरह आपको जरूर जानना होता है और उसका होल्डिंग पैटर्न, होल्डिंग परसेंटेज। तो अगर सब्सिडरीज की बात करें और उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के सब्सिडरीज हैं इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसमें होल्डिंग 65% है। तो आप इतना ही होल्डिंग ही याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड, सब्सिडरी होल्डिंग है 65%। बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड, इसमें 100% है। बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड, इसमें 50.1% है। और आपका इंडिया इंफ्रा डेट लिमिटेड, इसमें 40.99% है, जॉइंट वेंचर है। बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड सब्सिडी होल्डिंग 100% है। और बीओबी कैपिटल मार्केट लिमिटेड सब्सिडी होल्डिंग 100% है। तो ये सब्सिडी के बारे में जानना जरूरी है, उनके होल्डिंग पैटर्न के बारे में और उनकी होल्डिंग परसेंटेज कितना है। बाकी अंदर जो है उसके बारे में नहीं पूछा जाता। ओवरसीज अगर सब्सिडी की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा युगांडा लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा युगांडा लिमिटेड है ना। तो ये अभी जैसे हमारे लोकेश जी प्रमोशन हो जाएंगे तो इनमें से कहीं केन्या वेन्या में पोस्टिंग हो जाएगी इनकी, है ना। ऐसे निकलता होगा ना, ऐसे ऑर्डर, ऐसे क्या बोल वैकेंसी निकलता है ना लोकेश जी। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा यूके लिमिटेड वैकेंसी आती है सर। आती है, तो एक आध टेन्योर वहां भी करके आइए क्योंकि एक मौका मिलता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा युगांडा लिमिटेड, इसमें ये आपके फॉरेन में जो आपके वेंचर हैं, सब्सिडरीज हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा केन्या, बैंक ऑफ बड़ौदा यूके लिमिटेड। तो यहाँ पर भी देखिए, जो अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो एनपीए जीरो है, ग्रॉस एनपीए यहाँ पर जीरो है। बैंक ऑफ बड़ौदा केन्या में देखिए यहाँ पर ग्रोथ 11%, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। बाकी यहाँ पर एनपीए वगैरह भी यहाँ भी जीरो ही होगा इनका। और यहाँ पर जो युगांडा में 1.38% एनपीए है। बाकी जो फिगर है वो आप यहाँ पर है, इसको नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से। बाकी ये ओवरसीज सब्सिडरीज का नाम जानना जरूरी है, इनमें से सवाल पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा सब्सिडरीज नहीं है। अब अगर फाइनेंशियल ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे पूरे साल भर का, अभी ये नए इस साल का सितंबर का क्वार्टर का, तो पहले तो हम लोग पिछले साल भर का देखे हैं, ये स्लाइड रिपीट हो गया कोई बात नहीं। पहले देखे थे साल भर का तो 7,272 करोड़ था, लेकिन ये क्वार्टर का जो Q2 के लिए है यहाँ पर 3,313 करोड़ है। तो Q1 और Q2 को यहाँ Q2 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो दिया गया है 23 के लिए 3,313 करोड़ का प्रॉफिट है। और ग्रॉस एनपीए की बात करेंगे तो 5.31% है, कैपिटल टू एडुकेसी रेशियो 15.25% है, ये सितंबर का। अब अगर कैपिटल एडुकेसी रेशियो का देखिए आपका कितना मजबूत है। यहाँ पर अगर टायर जो सीएटी है, जो सीएटी जिसकी बात कर रहे हैं, ये होना चाहिए 7% कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल, और आपका है 11.60%। और बाकी तो आपका ये प्लस ही है, प्लस है, पहले में ही सारा टारगेट पूरा हो गया। तो ये क्लासिफिकेशन प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उतना महत्वपूर्ण है सिर्फ 15.84% जो आपका 15.25% जो है 15.25%, ये सितंबर के लिए जो आपका कैपिटल एडुकेसी रेशियो है 15.25%, ये इंपॉर्टेंट है। और मार्च का पूछे जाएगा तो 15.85 या 84% जो हमने मार्च का देखा था, मार्च में कितना है 15.68%, मार्च 22 में कैपिटल एडुकेसी रेशियो। अभी पूछेगा तो 15.25%। तो ये दोनों याद रखना है आपको। मार्च में अगर CRAR पूछेगा तो 15.68%, अगर सितंबर में अगर पूछेगा तो 15.25% आपका CRAR होगा। अब जो बैंक के जो डिजिटल प्रोडक्ट हैं उनमें से सीधा सीधा सवाल पूछ लेता है बैंक का बॉब वर्ल्ड, है ना। बॉब वर्ल्ड क्या है लोकेश जी? बॉब वर्ल्ड आपका मोबाइल बैंकिंग है। मोबाइल बैंकिंग है। तो लोअर जो है क्लरिकल टू ऑफिसर या सब स्टाफ टू क्लरिकल में तो सीधा पूछ लेता है बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल ऐप का नाम क्या है, तो BOB वर्ल्ड ऐसा लिखा होगा, उसको टिक कर देंगे। बाकी इसके कितने यूजर्स हैं
ये आप हल्का सा देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इससे पूछे जा सकते हैं, एक आध सवाल पूछ लिया जाए कि पुराने जो बैंक के प्रेजेंटेशन एनालिसिस सितंबर 2022 के अनुसार बीओबी के यूजर्स कितने हैं, तो ये 47 लाख यूजर हैं, 47 लाख यूजर हैं, है ना। तो इनको आप जरा सा याद कर लीजिएगा। अगला है आपका जो सितंबर के जो हाइलाइट्स हैं उनको जरूर नोट कर लीजिएगा। सितंबर के हाइलाइट्स में जैसे नेट प्रॉफिट है 3,313 करोड़, इसको याद रख लीजिएगा, 3,300 करोड़, 3,313 करोड़ के प्रॉफिट को। और अगर साल भर का अगर प्रॉफिट देखेंगे पिछले साल तो 7,272 करोड़ का है। लेकिन अगर हाफ ईयर फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट होगा 5,482 करोड़, क्योंकि ये जो 3,313 करोड़ का प्रॉफिट है केवल Q2 का है, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर। लेकिन अप्रैल मई जून में भी प्रॉफिट हुआ था, तो दोनों क्वार्टर का प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो 5,482 करोड़। तो हम मान के चल रहे हैं राजू नयन जी, ये देखो ये एक आधे साल में 5,400 करोड़ कमाए, तो आगे साल में 5,000 तो कमाएंगे ही कमाएंगे, है ना। नेट प्रॉफिट क्या लगता है, तो कमाएंगे, हो सकता है 6,000 कमा लें, तो टोटल कितना हो गया 11,000 करोड़। तो 11,000 करोड़ की पार्टी अभी से ले लेते हैं इनसे, है ना लोकेश जी, हैं। मतलब अगर ट्रेंडिंग के आधार पर अभी हाफ ईयर में ये 5,482 करोड़ कमा चुके हैं नेट प्रॉफिट, तो आने वाले 6 महीने में ये इससे कम तो नहीं कर कमाएंगे, और जोर लगा देंगे, एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे एकदम, है ना। एसबीआई को टक्कर देने वाली यही बैंक है सर। हाँ, तो अभी क्या है, वो जो आने वाले 6 महीने में इनका प्रॉफिट मान लीजिए 6,000 7,000 हो गया, तो 11,000 के आसपास या 12,000 के आसपास इनका करोड़ हो जाएगा क्या नेट प्रॉफिट साल भर का। और पिछले साल इन्होंने कितना प्रॉफिट दिया था, 7,272 करोड़ का। मतलब इनका काम देख सकते हैं किस तरीके से चल रहा है, ठीक है, ये फिगर बताता है। तो परिणाम को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि इनका जो एडवांसेस का ग्रोथ है, इसका देखो स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है ये। हेलो राजू नयन जी, 19% का ग्रोथ है एडवांसेस का। क्या करते हो भैया जी, हैं 20% का ग्रोथ, आओ लोन लो लोन लो, बीओबी बीओबी, ऐसा चलता है क्या। ईज जो पढ़ाए थे ना सर आप, ईज, हाँ, इसमें ऑनलाइन उसमें सर ये कैपेसिटी सबसे बढ़िया है। अभी ये हमारे साथ पढ़ रहे हैं लोकेश जी, और ये लोन बांट रहे हैं, बताइए क्यों, वो ऑनलाइन लोन बांट रहा है, इनका ऑनलाइन सिस्टम है। ईज में नंबर 1 है ये। तो एडवांसेस का ग्रोथ इनका जो है 19% है Q2 के लिए, बताओ। और उसमें रिटेल का ग्रोथ देखिए कितना है, अरे दादरी, रिटेल में कितना है 28%। रिटेल का मतलब क्या है राजू नयन जी, 28% का ग्रोथ रिटेल में, इसका मतलब मोटा रकम कमाई जी, क्योंकि रिटेल के ग्राहक जो है बार्गेनिंग नहीं करते। जैसे किसी को हाउसिंग लोन देके जाओगे तो थोड़ी ना बोलेगा सर 1% कम कर दो, सर 2% कम कर दो, ऐसा थोड़ी बोलता है, दे दो सर आपकी वजह से मेरा घर बनेगा। तो रिटेल में ना इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा रहता है, इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा रहता है। तो रिटेल का ग्रोथ देखिए आपका कितना है, रिटेल का सर सीमा कितना है सर लोन का, 7.5 करोड़, 7.5 करोड़ तक, अगर 7.5 करोड़ तक अगर कोई लोन हो रहा है सर तो रिटेल में आएगा, रिटेल में आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, और ये देखिए होम लोन में 19% का ग्रोथ है। अरे पर्सनल लोन में देखो तो भैया, पर्सनल लोन कहाँ लगाए हो भैया, कौन सी दुकान लगाए हो लोकेश जी, हैं पर्सनल लोन का कौन सा दुकान लगाए हो। मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ही लोन हो जाता था। 50,000 का लोन जो था ना, मोबाइल हाँ, बैंकिंग के थ्रू था वो। मालूम है। आप क्या करते हो, अचानक ऐसे मोबाइल में आ जाएगा प्री अप्रूव्ड लोन, 10 सेकंड नहीं में सर, जो लोन। बॉब वर्ल्ड ऐप है सर, आप उसके थ्रू ही अप्लाई होगा और वहीं से अप्रूव आता है सर सेम टाइम। तो कितने सेकंड में जमा हो जाता है, सेम टाइम 5 मिनट में आप लोन ले सकते हो वहाँ पे। तो प्री अप्रूव्ड होता है ना वो। प्री अप्रूव्ड है सर, जो प्री अप्रूव्ड जिनका नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं सर सेम टाइम वहां से। अच्छा, और पेपर उनका ले सेक्शन सकते हो, पेपरलेस है सर। खाते में क्रेडिट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ये क्या होता है जब ऑनलाइन आ गया ना, तो आपके खाते के ट्रेंड को समझ लेता है, पूरा मोबाइल जो है ना खुद ही समझ लेता है। अब ये हमारे लोकेश जी तो क्या है, 1 आध घंटा समझेंगे, उसके बाद थोड़ा थक जाते हैं, इधर घर आ जाते हैं। लेकिन मोबाइल जो है रात दिन समझता रहता है, आपके अकाउंट में कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारा समझ लेता है ना। फिर उसके बाद जो है वो उसको जो है पकड़ता है और फिर उसको ऑफर देने लग जाता है।
वो ऑफर देते ही जैसे उसको पॉपअप होता है और कस्टमर जो है उसको जरूरत के हिसाब से क्लिक कर लेता है, तो उसको पर्सनल लोन में से ग्रोथ है, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन, इस सब में ग्रोथ है। अब इनका जो सितंबर 2022 का कुछ हाईलाइट जिसको याद रखने की जरूरत है वो है ग्रॉस एनपीए 5.31%, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आ सकता है। नेट एनपीए देखिए मैंने बताया था ना 1 से 1%, 1.5% होगा, 1.16% है। क्योंकि जब 5% ग्रॉस है तो हम इसलिए उसको 1% ले गए क्योंकि 80% तो प्रोविजन करेगा, है ना। कितना राजू जी, कम से कम 80% प्रोविजन करेगा, तो 5% एनपी है तो 5 का 80% 4%, 4 घटा दो तो 1% के आसपास होगा, है ना। तो 1.16% इसका जो नेट एनपी है। बताइए यार, कुछ ही नहीं है एनपी आपका तो। प्रोविजन कवरेज रेशियो देखिए, अगर सितंबर में 79.14% है, मार्च में कितना था ये 88% था, लेकिन सितंबर में प्रोविजन 79.14% है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.33 है ये सितंबर में, और CRAR 15.25 जिसको आपने नाम दिया हेल्दी कैपिटल बेस। अरे बहुत मजबूत हो भाई, हैं एकदम मोटा भाई है, एकदम अमित शाह जी की तरह एकदम। 15.25% है ना इनका कैपिटल, जबरदस्त। चलिए अब जो बात करते हैं ये देखिए, जो ये आपको याद रखने की जरूरत है कि ग्लोबल एडवांसेस जो इंक्रीज हुआ है, देखो आपका ग्लोबल एडवांसेस 19% के ग्रोथ से बढ़ा, कमाल का ग्रोथ है जी। एडवांसेस में 19%, 20% का ग्रोथ है, देखो कितना जबरदस्त ग्रोथ है। 8,73,496 करोड़ का आपका अभी एडवांसेस है, तो उसका ग्रोथ परसेंटेज है 19%। कमाल का ग्रोथ है, 19% ग्रोथ है। तो आप ये दोनों चीज याद रखिएगा कि एडवांसेस में ग्रोथ है 19% ईयर टू ईयर, 8,73,496 करोड़, और ग्लोबल डिपॉजिट में 13.6%, ये भी कमाल का है भाई। 13.60% ग्लोबल डिपॉजिट है, जो आपका डिपॉजिट है 10,90,172 करोड़, ये ग्लोबल डिपॉजिट। और ये है आपका एडवांसेस जो है 8,73,496 करोड़, दोनों को मिलाएंगे तो 19,63,000 लगभग 600 करोड़ जो है आपका बिजनेस है। और अगर दोनों का भी ग्रोथ निकालेंगे तो आपका 20 और जो 12-13% ग्रोथ आ रहा है। तो 12-13% का ग्रोथ इंडस्ट्री में कमाल का रखता है, जबकि 8% से ज़्यादा ग्रोथ होता है तो उसको सक्सेस रेशियो में जाता है। तो आपका तो एक्सट्रीमली सक्सेस रेशियो के आधार पर मान लेते हैं। अब आता है कुछ स्टेटिस्टिक्स जो है, आप इनको सरसरी नज़र में देख कर जाइएगा। जैसे ऐप के डाउनलोड कितने हैं आपके, 45 लाख। एक्टिव यूजर्स कितने हैं, 24 मिलियंस, है ना, 45 मिलियंस, और 3.9 मिलियंस जो है डेली यूजर्स हैं। आपका सबसे ज्यादा पर्सनल लोन बॉब वर्ल्ड के थ्रू होता है। कमाल की क्रांति ले आए भैया, हैं BOB वर्ल्ड। सोचो ब्रांच मैनेजर इतना तो नहीं कर पाएगा, ये मोबाइल धड़ 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 लोन बांटते रहता है रात दिन, है ना। 76% का आपका पर्सनल लोन जो है सब मोबाइल ऐप के माध्यम से होता है। क्यों लोकेश जी, कोई बैंक में आ जाता होगा पर्सनल लोन तो ये बोलते होंगे आजा भैया मेरे बगल में बैठा, आजा मोबाइल निकालो, मोबाइल निकालो, मोबाइल मोबाइल में ही कर लेते होंगे। वाकई में इनका बहुत अच्छा है सर। इनका तो मोबाइल बैंकिंग से ही नेट बैंकिंग वगैरह सब हो जाता है। अच्छा, वाह बहुत बढ़िया। ये आपका ग्राहक लगता है ना, भगत है लगता है क्या हुआ भाई? यहाँ मैं बोल नहीं सकता हूँ सर। बोल, हाँ मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आपके घर में कोई कोई होगा ग्राहक, मतलब हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल घर सर, में कोई बिल्कुल। ग्राहक होगा, या दोस्त भाई किसी का होगा, है ना। ठीक बात है। तो ये देखा जाए तो आपका जो ईज गाइडलाइन के या ग्राहकों के जीवन को कितनी अच्छे से आसान बनाया जाए, उसके लिए आपका ये फिगर, ये प्रोग्रेस दिखाता है कि मार्केट शेयर आपका किस तरीके से 12.23% है। FD आपका ऑनलाइन कितना परसेंट होता है, तो आपको 45 मिलियन 24 × 7 मिलियन याद रखना है। और ये PL जो अच्छा हुआ है, नॉर्मली क्या होता है आप ट्रेंड समझिए, हमारे बैंक की जो स्ट्रेंथ है उसको ही सवाल पूछता है, जो कमजोर है उसमें सवाल नहीं पूछता है। ठीक है लोकेश जी, याद रखिएगा प्रमोशन एग्जाम में आपके बैंक की जो स्ट्रेंथ है, जो बढ़िया बढ़िया से बढ़िया चीज है, उसको याद रखने की जरूरत है, उसमें से सवाल पूछता है। वैसे 10
पैरामीटर पे सवाल पूछता है बैंक के प्रमोशन एग्जाम में। 10 पैरामीटर में क्या होता है, टोटल बिजनेस होता है एक पैरामीटर, ठीक है, एक पैरामीटर टोटल बिजनेस, दूसरा डिपॉजिट, तीसरा एडवांसेस, चौथा सीडी रेशियो। आपका सीडी रेशियो देखो कितना अच्छा है, लगभग 80% से लेकर 90% के बीच में सीडी रेशियो है, जबकि 60% तक से ऊपर हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो पहला बिजनेस फिगर याद रखना है, दूसरा डिपॉजिट याद रखना है, तीसरा एडवांसेस याद रखना है और उनमें ग्रोथ भी याद रखना है, चौथा सीडी रेशियो याद करना है, पांचवां कासा परसेंटेज याद रखना है, छठवां ग्रॉस एनपीए याद रखना है, सातवां नेट एनपीए याद रखना है, आठवां जो है आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो याद रखना है, 10वां नेट प्रॉफिट याद करना है। क्या याद करना है, नेट प्रॉफिट। इसके अलावा 5 चीज और याद रखनी है, जिसमें कैपिटल टू रिस्क एसेट, रिस्क वेटेड एसेट रेशियो रखना है, प्रोविजन कवरेज रेशियो रखना है, फिर पर ब्रांच बिजनेस फिगर याद रखना है। पर ब्रांच कितने ब्रांचेस हैं लोकेश जी? 9,000 के आसपास। 9,000। और मान लीजिए 10,000 उसको ब्रांच के हिसाब से मोटा मोटी लें तो आपका 20 लाख करोड़ का जो है बिजनेस है। तो आप उसको टोटल बिजनेस में आप उनको जो है डिवाइड कर लीजिएगा। तो डिवाइड करने पर आपको, आप 9,000 एग्जैक्ट याद है आपको कितने ब्रांचेस हैं आपके? वही अप्रोक्स 9,000 के आसपास ही है, 9,000 से कुछ कम है। ठीक है, तो 9,000 के अगर हम ब्रांचेस को डिवाइड करेंगे तो आपका बिजनेस होगा 218 करोड़ 20 लाख का। एक ब्रांच बिजनेस कर रहा है, एक ब्रांच 218 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, कमाल का है। एक ब्रांच में कितने ऐसे स्टाफ होते हैं, मतलब लोकेश जी आपके यहाँ? सर 7-8। 7-8? यस। क्यों राजेंद्र जी, तो इनको जिला घोषित कर दें उनकी ब्रांच को? बिल्कुल। हैं? एक जिला घोषित कर दें हैं? सर मेट्रो में तो 7-8 है सर मैक्सिमम में, और रूरल में कुछ कम हो सकते हैं। फिर भी 5 तो होंगे ही होंगे, भी भरा भरा दिखता है ऐसे ब्रांच आप लोगों का, है ना, फला फुला दिखता है, एकदम भरे भरे रहते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि बिजनेस भी तो अच्छा कर रहे हैं, और जब अच्छा कर रहे हैं तो फिर एम्प्लॉय चाहिए, एसेट चाहिए, है ना। और खास तो करके सर इनका बैंक जो है ना अमलगमेशन के बाद ज्यादा राइज किया है, डेवलप किया है बिजनेस। 218 करोड़ एक ब्रांच बिजनेस कर रहा है, ये 218। और अगर हम लोग उसको इस तरह से देखेंगे, जो इनका प्रॉफिट अभी मान मान लीजिए कि इनका जो प्रॉफिट है पर ब्रांच कितना प्रॉफिट दे रहा है, देखिए अभी हाफ ईयर का अगर लेंगे तो लगभग 60 लैक्स पर ब्रांच प्रॉफिट दे रहा है, 60 लैक्स पर ब्रांच। और ये साल भर में तो इतने करोड़ चले जाएंगे, है ना। तो आप सोचिए क्या प्रॉफिट है, और कितने एम्प्लॉय हैं आपके? सर लगभग नंबर एम्प्लॉय 85,000 सर। 85,000, तो एम्प्लॉय भी बहुत हैं। तो सही बात बोल रहे हैं, तो 8 स्टाफ तो हो ही गए जी, हैं। 10,000 शाखाएं हैं, 80,000, तो एक ब्रांच में 8 स्टाफ एवरेज, है ना। तो ये आपका फिगर है। तो बिजनेस फिगर में सर एक बार फिर से 8,514 टोटल ब्रांचेज हैं हम्म एंड 80,000 जो हैं स्टाफ। आपके एम्प्लॉय हैं, है ना। तो मैं यस आपको एक यस सर। सारांश बता दे रहा हूँ। आपको अपने बिजनेस फिगर में नोट्स बना लीजिएगा। पहले टोटल बिजनेस, डिपॉजिट, एडवांसेस, सीडी रेशियो, कासा परसेंटेज, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, प्रोविजन कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट, सीआरएआर, और फिर उसके बाद ब्रांच, पर ब्रांच बिजनेस, पर ब्रांच प्रॉफिट, पर एम्प्लॉय बिजनेस, पर एम्प्लॉय प्रॉफिट, ये निकाल लीजिएगा। और फिर उसके बाद जो अचीवमेंट है, जो आपके कुछ सर्टिफिकेट वगैरह कुछ मिला होगा, जैसे ईज गाइडलाइन में आपको फर्स्ट अवार्ड मिला है, वो यस सवाल पूछ सकते हैं। फिर ऐप में डाउनलोड कितना है, क्योंकि बीओबी वर्ल्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर्सनल लोन वगैरह का परसेंटेज। तो इस स्टैटिस्टिक्स जो है ये आईबीपीएस के पास गया है, इनमें से एक सवाल पूछा जा सकता है। तो ये थी आप, आज हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा, एक बड़ा सा बैंक जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, और इस बैंक की लगभग 8,500 शाखाओं के माध्यम से 80,000 जो एम्प्लॉई हैं वो मिलकर 10,90,172 करोड़ का डिपॉजिट है, और 8,73,496 करोड़ का एडवांसेस है। टोटल 19,76,600 करोड़ का, 19,63,600 करोड़ का बिजनेस करते हैं।
और इतना बिजनेस करते हुए कासा परसेंटेज लगभग 44% का कासा परसेंटेज है, सीडी रेशियो लगभग 85% के सीडी रेशियो के साथ ये बिजनेस करते हैं, और अपने बैंक का साल भर में 7,272 करोड़ का प्रॉफिट पिछले फाइनेंशियल ईयर में लाए थे, और इस हाफ ईयर में 5,384 करोड़ का ये प्रॉफिट लाए हैं। अगर Q2 की बात करें तो 3,313 करोड़ का प्रॉफिट है। इनका एनपीए बहुत शानदार है, एनपीए 5.31% का एनपीए है, ग्रॉस एनपीए, और नेट एनपीए 1.16% का नेट एनपीए है। इनका प्रोविजन कवरेज रेशियो 79.80% का प्रोविजन कवरेज रेशियो सितंबर में है, मार्च में 88% का प्रोविजन कवरेज है। इनका CRAR जो है 15.25% है, बहुत अच्छा है। तो इतनी सारी चीजें अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आज आपके इस सेशन के माध्यम से आपको जो है एक आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से आपको बिजनेस फिगर को देखना है ना। तो क्या सही समझ में आ गया लोकेश जी? तो बिजनेस फिगर में क्या क्या चीज़ देखनी है मैंने भले ही पढ़ाया है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप जरा उनको डायरी में नोट कर लीजिएगा, जितना पॉइंट वाइज मैंने आपको बताया है। तो जी इनका क्या चीज़ अच्छा लगा राजीव नयन जी, इनका बिजनेस फिगर का क्या एक चीज़ अच्छा लगा? सर वैसे तो बैंक ऑफ बड़ौदा सर हर एक पैरामीटर पे इनका जो बिजनेस है सर बहुत ही अच्छा है, और ये लोकेश जी हमारे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा का एक पार्ट हैं। और इनका जो सबसे अच्छा लगा सर वो जो इनका ग्रोथ जो है ना एडवांस में, और जो डिपॉजिट में ग्रोथ जो कर रहे हैं ना 19%, 13%, और एक और इनका ग्रोथ परसेंटेज में देख रहा था किसी सेगमेंट में, उसमें 40% का इन्होंने छलांग लगाया है, जो कि सर ये कासा कासा ग्रोथ में सर, जो ये बताता है कि मतलब नित्य प्रतिदिन इनसे नए नए ग्राहक और समाज के हर एक व्यक्ति इनसे जुड़ना चाह रहे हैं और जुड़ रहे हैं इनके साथ। तो कहीं ना कहीं सर ये क्रेडिट जो है इनके मैनेजमेंट को जाता है, जो कि ऐसी नीति और नियमों का निर्धारण कर रहे हैं, क्रियान्वयन कर रहे हैं, ताकि लोग जो है ना इनके पास जो है खींचते चले आ रहे हैं इनके बैंक की ओर। तो बहुत अच्छा लगा सर इनका फिगर देख करके, और मैं आशा करता हूं कि अपने देश का हर एक बैंक ऐसा हो, और जो छोटे से छोटे बैंक भी अपने देश में, वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा के तर्ज पे चलें और काम करें और देश को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त करें सर। बहुत बढ़िया। तो आपका मेन मोटो ये इस सेशन को करने के पीछे का उद्देश्य ये है कि आप अपने बैंक को जानें, क्योंकि जिस बैंक से आपको रात दिन 365 दिन, रात 24 आवर्स 365 दिन काम कर रहे हैं, तो आप कहीं भी जाते हैं तो अपने बैंक के बारे में किसी को बता पाएं, जैसे कि मैंने अभी रिपीट करके बताया आपको कि आपका बैंक किन दृष्टिकोण से मजबूत है, कैसी कैसी सेवाएं ला रहे हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, और आप किस तरह से बिजनेस जो के माध्यम से सर्विस रेंडर कर रहे हैं, ये पब्लिक को बताने की जवाबदारी आपकी है। इसीलिए मैनेजमेंट चाहती है कि आप इन चीज़ों को जानें, इसी से क्वेश्चन आने की संभावना इसलिए रहती हैं। ओके। और लोकेश जी आप बताएं, इसके अलावा कोई चीज़ आपको जो स्ट्रांग लगी, एक आध कोई चीज़ जो जो आपको सबसे बेस्ट लगी, वैसे जितनी अच्छाई में से कौन सी चीज़ अच्छी लगी आपको? सर अभी तो एनपीए का ही है, जो एनपीए अच्छी हुई सर, और प्रोविजनिंग जो बैंक करके दे रहा है वो ठीक है। एग्जैक्टली क्या होता है एनपीए में जो रिडक्शन होता है, या एनपीए में जो आपका नेट एनपीए 1.16%, वो आपका कोर समझ लो एकदम जबरदस्त कमाई है। क्योंकि अगर एनपीए कम है तो आपका एक इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ता है, प्लस आप जो है जो क्रेडिट पोर्टफोलियो को बढ़ा पाते हैं। आपका क्रेडिट फोलियो बहुत बड़ा है, क्रेडिट पोर्टफोलियो जो है बहुत बड़ा है, 8,73,496 करोड़, और हम हमारा पब्लिक से हम लिए हैं 10,90,000, उसमें से 8,90,000 समझ लो लोन के रूप में दे दिए, 8,73,000, और उसमें एनपीए कम होना ये दिखाता है कि आपका एसेट क्वालिटी बहुत शानदार है। एसेट क्वालिटी बहुत शानदार है, क्योंकि हम लोग बैंक में रिस्क मैनेजमेंट करना, अगर रिस्क मैनेजमेंट सही तरीके से कर रहे हैं, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे असर नहीं होगा। मतलब जब हम लोन देते हैं किसी को, तो ऐसा हो सकता है जिस उद्देश्य के लिए दिए हैं वो बिजनेस डूब भी सकता है और बिजनेस चल भी सकता है, लेकिन हमारा लोन देने का तरीका इस तरह होना चाहिए कि दोनों कंडीशन में पैसा बैंक का सुरक्षित होना चाहिए। बिजनेस चल गया तो बिजनेस से पैसा आ जाएगा, बिजनेस नहीं चला तो भी हमारे पास एक कुछ होना चाहिए जिससे कि पैसा आ जाए, और उसको बोलते हैं रिस्क मिटिगेशन। तो आपने सही तरीके से बताया।
तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर सफलता की कामना करते हुए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। मॉर्निंग में फिर सवालों पर चर्चा करेंगे और भले 6:30 या 7 के बीच में कनेक्ट हो जाएंगे। 20 सवाल हम लोग चर्चा करेंगे जो आने वाले प्रमोशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। मैं कुछ नोट्स शेयर किया था आपको व्हाट्सएप में से, अच्छा ठीक है, मैं उसको देख लिया हूँ, सेव कर लेता हूँ, है ना। सेव करके उन पर हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तैयार कर देंगे। चलिए, तो आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। और एक बार पुनः हमारे जो साथी जिनके साथ नुकसान हुआ उनके लिए प्रार्थना करें कि भगवान उनको श्री चरणों में स्थान देंगे। इसके साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, थैंक यू सो मच। नमस्ते। गुड नाइट सर। नमस्ते। गुड नाइट।